Okay, my dear students, so today we are going to do our inheritance chapter. So without any further delay, let's start. Inheritance सबसे पहले तो आपको पता है कि the characteristics, the mechanism जिससे ये ट्रेड्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, राइट, उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को आप हेरिडिटी कहते हो, राइट। और वो ट्रेड्स जो कि आपके पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको आप हेरिडिटरी ट्रेड्स कहते हो, राइट। अच्छा, ये बात आपने याद रख लेनी है कि एक ऑर्गेनिज्म जो एक बेबी है और एक पेरेंट है, राइट, दे बोथ आर नॉट 100% सिमिलर। उसमें बहुत सारी जो है आपको डिससिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही होती हैं, राइट। दैट इज़ ड्यू टू दी क्रॉसिंग ओवर जो कि आपके पास होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, राइट। हमने कहा था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी कि आपके पास दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके पास माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस की करेक्टरिस्टिक, मियोसिस की एक एट्रीब्यूट ही यही है कि मियोसिस में आपके पास क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है, साइनेप्सिस बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास जो जीन्स जब आपस में क्रॉस होती हैं, जीन्स जब आपस में लाइक मिलती हैं, राइट, तो उसकी वजह से आपके पास शफलिंग होती है एंड द ट्रेड्स गेट्स ट्रांसफ़र एंड द ट्रेड्स गेट्स चेंज्ड। ठीक है, इसी वजह से आपके पास वेरिएशन आती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है कि इनहेरिटेंस में जो आप वेरिएशन, क्योंकि अगली लाइन में वही लिखा है कि इनहेरिटेंस इज़ इक्वल टू सिमिलैरिटीज़ एंड वेरिएशन। वेरिएशन हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि दो तरह की हो सकती है। गुड वेरिएशन भी हो सकती है, राइट, बेनिफिशियल वेरिएशंस भी हो सकती हैं और हार्मफुल वेरिएशन भी हो सकती हैं, राइट। हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में इसको डिटेल से किया था। अब इनहेरिटेंस में वेरिएशन को हम डील करेंगे एंड दैट वेरिएशन कैन बी हार्मफुल और इट कैन बी बेनिफिशियल, इट डजेंट मैटर हेयर। हम सिर्फ वेरिएशन को देखेंगे कि और पेरेंट में चलो ये ट्रेड था, पेरेंट की जो स्किन कलर था वो आपके पास डार्क नहीं था फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो एक लाइट स्किन कलर का, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग आया है उसकी डार्क स्किन कलर होगी। अब हम ये नहीं देखेंगे क्या ये डार्क स्किन कलर यूज़फुल वेरिएशन है या हार्मफुल वेरिएशन है, हम ये देख रहे हैं कि वेरिएशन आ रही है, वो वेरिएशन क्यों आ रही है, राइट। और उस ऑर्गेनिज्म में, उस बेबी में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं जो उसको अपने पेरेंट्स के साथ जोड़ रही हैं, राइट। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज़ दैट आर दैट डायरेक्टली टेल्स कि भाई ये वाला बच्चा जो है फलां पेरेंट का, राइट। तो उस सब को मिलाकर हम इनहेरिटेंस में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी एक और रीज़न भी है कि अगर इनहेरिटेंस में आप सिमिलैरिटीज़ को निकाल दो, राइट, तो 99% जो जीन्स हैं ह्यूमंस में वो तो सारी की सारी आइडेंटिकल हैं, राइट। सारी की सारी ह्यूमंस में 99% ऑफ द जीन्स आर आइडेंटिकल। सो इफ़ यू रिमूव द सिमिलैरिटीज़ तो आपके पास पीछे रहेगा क्या डिस्कस करने वाला। तो ये वाली चीज़ आपने याद रख लेनी है। अगेन द ब्रांच जिसमें आप ये सारी मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी को डील कर रहे होते हो जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में आप जीन्स को स्टडी कर रहे होते हैं बिकॉज जीन्स आर द वन दैट कंट्रोल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। अच्छा, जीन और लोकस में जीन्स लोकाय और आपके पास एलीम है, वो आपके पास डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा, आपके पास ये क्रोमोसोम है ना, राइट, लेट मी जस्ट इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस कम कर लूँ, थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, राइट। तो आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, कि क्रोमोसोम को तो रहने देते हैं, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, राइट। अच्छा, जीन आपके पास क्या है, जीन है एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, और डीएनए क्या है आपके पास, एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, राइट। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने डिटेल से एक एक चीज़ को हमने डिस्कस किया था। सो डी जीन इज़ नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। फॉर एग्जांपल वो डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। डीएनए आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलाकर आपके पास सेंट्रोसोम्स बना देता है, राइट। वही सेंट्रोसोम्स फिर आपके पास मिलाकर आपके पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन आपके पास वो लाइक कॉइलिंग होती है आपके पास, और वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको आप क्रोमोसोम कहते हो, राइट, जो कि आपके पास विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो अगर हम इस क्रोमोसोम को डिस्कस कर रहे हैं तो इस क्रोमोसोम हमने फॉर एग्जांपल इसमें एमसीक्यूज का बन सकता है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी, कि फिर ये एग्जामिनर क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर अ साइंटिस्ट एंड यू आर वर्किंग इन अ लेबॉरेटरी, ठीक है, और आप क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हो,
राइट। वो क्वेश्चन दे सकता है कि ये क्रोमोसोम जो स्टडी कर रहा है, इसका मतलब जो सेल है जिससे उसने वो क्रोमोसोम लिया है या जिसके अंडर वो उस क्रोमोसोम को स्टडी कर रहा है, दैट सेल इज़ अंडर विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे? तो आपने इसमें लगाना है कि माइटोसिस, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, राइट। तो मेटाफेज वो स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम्स लाइक दे बिकम clearly and extremely visible during cell division, right? Because they condense. तो best stage to observe this chromosome is metaphase. ठीक है, माइटोसिस हो मियोसिस हो, मेटाफेज में आपके पास क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, जिसको आप इक्वेटोरियल प्लेट कहते हो, राइट। वहाँ पे सेंटर ऑफ द सेल में अलाइंड होके तो बेस्ट या ईजीएस्ट स्टेज टू सी एंड काउंट क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप इज़ मेटाफेज। बाकी स्टेज में क्रोमोसोम्स की लाइक कंडेंस प्रोफेज में फॉर एग्जांपल कंडेंसिंग जो है वो स्टार्ट होती है, राइट। तो क्रोमोसोम विजिबल तो होते हैं बट नॉट एज क्लियर एज मेटाफेज। हमने क्लियरली देखना है तो आप मेटाफेज में देखोगे। सो दिस क्रोमोसोम इज टेकन, आई हैव टेकन दिस क्रोमोसोम फ्रॉम द सेल दैट इज अंडर मेटाफेज ऑफ माइटोसिस या मियोसिस, डजेंट मैटर हियर। अच्छा, इस क्रोमोसोम में आपके पास किसके मिलके बना हुआ है? ये आपके पास ये आपके पास न्यूक्लियो प्रोटीन्स के साथ मिलकर बना हुआ है, राइट। न्यूक्लियो प्रोटीन्स में न्यूक्लिक एसिड है, आपके पास प्रोटीन्स है, राइट। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में आपके पास डीएनए है और आपके पास जो प्रोटीन है वो आपके पास हिस्टोन्स है। अच्छा, इस क्रोमोसोम का हम स्टडी तो कर रहे हैं, तो इस क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होगी? व्हाट्स द कंपोजिशन ऑफ दिस क्रोमोसोम? अगर इस पर एमसीक्यूज आ जाए, व्हाट्स द कंपोजिशन ऑफ दिस क्रोमोसोम, तब आप क्या लगाओगे? फॉर एग्जाम्पल कंपोजिशन में वो अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा दे सकता है, तो इसकी कंपोजिशन में आप लगाओगे, राइट। वी हैव डीएनए, वी हैव प्रोटीन्स ऑफ कोर्स, राइट, एंड वी हैव आरएनए। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? yes, RNA is also present. Very small amount of RNA is also present in this. आपके पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, राइट। मतलब आपके पास एंजाइम्स फॉर एग्जांपल होते हैं, राइट, जो कि आपके पास हेल्प करते हैं रेगुलेट जीन रेगुलेशन में, आपके पास क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में, स्कैफोल्डिंग ऑफ क्रोमोसोम में, राइट। सो डिफरेंट। तो कार्बोहाइड्रेट की बात की, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट की कोई सिग्निफिकेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स ना वो आपके पास आर नॉट अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बट इतने नहीं, बहुत ज़्यादा कम। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास सवाल होगा कि भाई न्यूक्लियोटाइड में जो आपके पास राइबोज या डी ऑक्सी राइबोज शुगर है, राइट, दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अब डील कर रहे हैं तो हम उसमें कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। द थिंग इज़, हम न्यूक्लियोटाइड को एक बेसिक यूनिट लेके चल रहे हैं। हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर नहीं देख रहे कि न्यूक्लियोटाइड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, हम न्यूक्लियोटाइड को एक बेसिक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं लिख रहे। तो मेन कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम इज डीएनए, प्रोटीन्स एंड आरएनए। तो इसी क्रोमोसोम का हमने जो कि मेटाफेज स्टेज में है, हमने उस क्रोमोसोम को लिया है, उसका एक फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो कि डीएनए से मिलकर बना है, राइट। एंड दैट डीएनए इज़ नथिंग बट दी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड आपके पास पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, राइट। सो दिस इज़ जीन, this is our gene, a part of the or a segment of the DNA that contains instructions to make a specific protein or functional RNA, right, messenger RNA, which influence our traits. आगे वह प्रोटीन बनेगी, कोई मैसेंजर आरएनए बनेगा आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, तभी जाके वो अपना इफेक्ट शो करेगा। और आपके पास फिनोटाइप में फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ जीन ऑफ स्किन कलर, तो आपके पास स्किन कलर के लिए जो प्रोटीन है वो बनेगी, राइट। वो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, वो प्रोटीन जाकर आपके पास प्रोटीन का डिफरेंट रोल्स हैं, राइट। प्रोटीन में आपके पास वही एंजाइम्स बनाएंगे, वही एंजाइम्स आपके पास डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फैसिलिटेट करेंगे, कैटलाइज करेंगे। उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में क्या होगा, आपके पास उस पर्टिकुलर जीन का उस जो वो स्किन कलर को देना चाह रही है वो स्किन कलर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वही प्रोटीन आपके पास स्ट्रक्चरल बनाएगी, स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज करेगी, राइट। वही प्रोटीन आपके पास प्रोटीनियस हार्मोन्स भी होते हैं, राइट, उसको सिंथेसाइज करेगी, दैट विल इन्फ्लुएंस एंड दैट विल रेगुलेट
एंड दैट विल मेक श्योर कि जो पर्टिकुलर जीन है उसका इफेक्ट शो हो। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में तो डिफरेंस पता है ना आपको। जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड फिनोटाइप इज़ द फिजिकल मेकअप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि आप देख रहे हो। मैं अपने मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आया है, तो उस पेशेंट जो मैं आया है मुझे जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक उसकी नज़र आ रही हैं, दैट्स इज फिनोटाइप। भाई उसका स्किन कलर ये है, उसके बाल इस तरह से हैं, उसकी आंखों में जो पिपल उसका कलर ये है, उसके हाथ जो हैं लाइक उसके हाथ किस तरह से हैं, उसके नेल्स किस तरह से हैं, राइट, दैट्स हिज फिनोटाइप, ठीक है। मुझे उसकी जीनोटाइप का नहीं पता कि उसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है। हो सकता है उसके जीनोटाइप में, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेशेंट हैज़ केम टू माय क्लिनिक और उसका एक फाइन स्किन कलर है, ठीक है। अब हो सकता है उसके उसी जीनोटाइप में आपके पास डार्क स्किन कलर की जीन भी हो। मैं अगेन अब एली में आ जाएगी, डार्क स्किन कलर की एली भी हो और आपके पास लाइट स्किन कलर की भी एली हो, बट बिकॉज लाइट स्किन कलर की एली डोमिनेट हुई है तो उसका स्किन कलर लाइट हुआ है। सो इसी के साथ हम मूव करते हैं एली की डेफिनेशन में। सो ये आपके पास जीन होगी ना। अच्छा, अब इस जीन की ना, फॉर एग्जांपल दिस जीन इज़ फॉर स्किन कलर, राइट, लेट्स से इट्स फॉर स्किन कलर। अब स्किन कलर आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। आपके पास पूरा का पूरा एक स्केल है, उस स्केल के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। तो उस कलर हम दो कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास लाइट और आपके पास फेयर स्किन कलर कर लेते हो यहाँ पे, फेयर स्किन कलर एंड डार्क स्किन कलर, ठीक है। अच्छा, ये दो आपके पास स्किन कलर्स हैं। अब ये एक जीन जो कि दैट इज़ द जीन फॉर माई स्किन कलर, उसकी दो वर्जन्स हैं, राइट, उसके दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसकी, दैट्स एली, ठीक है। एली का लिटिल लाइक इट्स एटिमोलॉजी, लाइक इट्स आई थिंक इट्स अ जर्मन वर्ड, ठीक है। तो आप इसका मतलब होता है लाइक ऑफ वन एंड अदर या ऑफ ईच अदर, राइट। आपके पास जॉनसन, राइट, ही वॉज द साइंटिस्ट हु फॉर्म दिस टर्म टू, और उन्होंने कहा था कि एक जीन है ना, राइट, उस फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन जीन, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, उसके डिफरेंट आपके पास ऐसे कि मतलब लो एक गली है, दैट इज़ एंड दो गली आपके पास स्किन कलर की है, उस गली में डिफरेंट घर हैं, वो घर जो एक घर दूसरे घर से डिफरेंट है, दैट्स एली। तो एक ही जीन के डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। अच्छा, एक आपके पास ये दो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं ना, राइट, दिस इज़ वन क्रोमोसोम एंड दिस इज़ अनदर क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, राइट। क्रोमोसोम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले वाले कुछ लेक्चर्स में, आई थिंक सेल वाले लेक्चर में आपको मैंने डिटेल से बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमाटिड क्या है, सेंट्रोसोम्स क्या हैं, राइट। जो सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई हुई हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज इट। आप वहाँ पे जाके डिटेल से मैंने बताया सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए। तो वो आप, क्योंकि आपके बच्चों का क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जांपल आफ्टर द एस फेज़ ऑफ द सेल साइकिल हम कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहा है लेकिन डीएनए डबल हो गया, राइट। सो व्हाट इज़ मेंट बाय दिस कि डीएनए हैज़ बिन डबल्ड बट द क्रोमोसोम नंबर इज़ द सेम। तो ये इसका क्या मतलब है, तो मैंने आपको सारा बताया था। मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम को हम देते हैं नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। तो इसका सेंट्रोमियर्स दो हैं, तो ये दो क्रोमोसोम्स हैं। और होमोलोगस पेयर क्या है, एक ही लाइक ये दो क्रोमोसोम है, ये फॉर एग्जांपल इट्स अ पेरेंटल क्रोमोसोम फादर से आया है एंड इट्स मैटरनल क्रोमोसोम मदर से आया है, एंड दीज टू क्रोमोसोम्स आर मेकअप होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं आपके पास। और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की क्या एक खासियत है, जो ये वाली जीन हमने डिस्कस की थी ना, ये जीन ऑफ स्किन कलर, राइट, ये जीन उस क्रोमोसोम पर कहाँ पर मौजूद है, उसकी पोजीशन क्या है, दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड लोकाई या लोकस कह लो, राइट। लोकस, लोकस मीन्स, लोकाई प्लूरल हो जाएगा, लोकस मीन पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑन द क्रोमोसोम, इट्स कॉल्ड लोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। अच्छा, जो लोकस है ना होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, द लोकस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इज़ द सेम ऑन बोथ क्रोमोसोम्स। मतलब कि ये वाली जीन जो है फॉर स्किन कलर, उसकी उसका लोकस ये है, तो दूसरा जो होमोलोगस पेयर है उसको क्रोमोसोम्स का, उसमें भी उसी जीन का जो लोकस होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। ये वाली बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है। तो जीन जो है आपके पास
और एक सेम लोकस पे, एट द सेम लोकस, जो जीन है वो सेम टाइप की होगी। फॉर एग्जांपल वो स्किन कलर की होगी, लेकिन एलीज डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब कि उस जीन की जो वर्जन्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मटर्नल क्रोमोसोम में जो उस जीन का एली है वो आपके पास फेयर स्किन कलर के लिए के लिए आपके पास कह रहा है कि फेयर स्किन कलर हो बच्चे का, और जो मटर्नल साइड में जो है वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल डार्क स्किन कलर होना चाहिए, राइट। तो ये दोनों आपके पास डिफरेंट वर्जन्स है, लेकिन स्किन जो जीन है वो सेम ही, दैट स्किन कलर। वहीं वहीं आपके पास ट्रांसलेशन करेगी। फॉर एग्जांपल वो आपके पास स्किन कलर किसकी वजह से होता है, आपके पास डार्क या फिर तो लाइट, आपके पास होता है मेलानिन की वजह से, राइट। स्किन कलर इज मेनली डिटरमिन बाय द मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि आपके पास मेलानोसाइट स्किन में जिसका है वो स्क्रीट करते हैं, राइट। और मेलानोसाइट आपके पास कौन उसको डिटरमिन करता है कि कितना मेलानोसाइट स्क्रीट होगा, राइट। इट विल डिपेंड अपॉन आपके पास के लाइक कितनी उसकी ट्रांसलेशन हो रही है उस पर्टिकुलर जीन की, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें होगी। तो हमने लोकस डिस्कस कर लिया, जीन और उसकी हमने थोड़ा सा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया, एंड वी कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम डिस्कस कर ली। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अच्छा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है? अच्छा, जो है ना साइंस ऑफ जेनेटिक्स, वो किसी एक बंदे से स्टार्ट हुई होगी, राइट, जिसने देखा होगा कि भाई हाँ, पेरेंट्स या पेरेंट आपके पास लंबे कद के थे, बच्चा जो है छोटे कद का हो गया, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। तो ये सारा का सारा काम ओरिजिन हुआ था इन 1900, जिसमें आपके पास एक ऑगस्टीनियन मॉन्क क्या, जिसमें ग्रेगर मेंडल, उनके काम को दोबारा से रीडिस्कवर किया गया था। हुआ क्या था, हम उसके लाइफ में के बारे में देखते हैं। मेंडल के बारे में सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था, राइट। और उसको इसी वजह से फादर ऑफ जेनेटिक्स भी उनको कहा जाता है। अच्छा, लाइफ कहाँ पे वो बॉर्न हुए थे? ग्रेगर मेंडल वॉज बॉर्न इन, अच्छा यहाँ पर ना लाइक इसको चेकिया कंट्री, इट्स अ कंट्री इन यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, या इसको चेक रिपब्लिक भी कहते हैं। रिपब्लिक का वर्ड जहाँ पे आ जाए, फॉर एग्जांपल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, चेक रिपब्लिक, राइट। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि दैट पर्टिकुलर, एक होता है ना किंगडम, एक होता है रिपब्लिक। किंगडम का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर कंट्री इज रूल्ड बाय किंग्स और क्वींस, ठीक है। जबकि रिपब्लिक का मतलब होता है कि उसमें जो आपके पास जो हेड है, या फिर तो आपके पास जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की, वो सेलेक्ट की जाती है बाय द पीपल, राइट। उस कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो ये चेक रिपब्लिक, और लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर, मीनिंग टू से फॉर्मली इट वाज अ पार्ट ऑफ एन एम्पायर, बट बाद में वो चेंज हो गई अगेन। इतनी हिस्ट्री तो लाइक मैंने भी इसके बारे में नहीं देखी कि किस तरीके से हुआ, बट इतनी जो बुक्स में, आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ है उसके बारे में तो आपने आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंडल के बारे में भी है। तो मेंडल के बारे में, मेंडल और डार्विन, ये दो आपके पास साइंटिस्ट हैं आपके पास एमडी कैट के सिलेबस में, जिनकी आपके पास थोड़ी सी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगेन ही वॉज अ रिलीजियस पर्सनालिटी, ठीक है। ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री में वो एंटर हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना ऑगस्टीनियंस जो है ना, ये एक मेंबर्स हैं क्रिश्चियन रिलीजियस ऑर्डर के। क्रिश्चियन रिलीजियस ऑर्डर, क्रिश्चियंस ही कुछ लाइक ऑर्डर क्रिश्चियन, अब जहाँ पे भी आप वर्ड देखो ना ऑर्डर का, राइट। एंड स्पेशली आप जब देखो कि लाइक क्रिश्चियन ऑर्डर्स की बात हो रही है, तो एन ऑर्डर इन क्रिश्चियनिटी मीन्स एन ऑर्गेनाइज रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, जिसके मेंबर आपके पास एक शेयर्ड वे ऑफ लाइफ, कुछ सर्टन रूल्स एंड एथिक्स, उसको स्पिरिचुअल टीचिंग्स वगैरह वो सब बिलीव करते हैं, राइट। सो मीनिंग टू से, जैसे कि इस्लाम में डिफरेंट फ़िरके हैं, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी आपके पास ऑर्डर्स हैं डिफरेंट, राइट। तो उसी में एक आपके पास ऑगस्टीनियंस भी हैं, जो कि मेंबर ऑफ क्रिश्चियन ऑर्डर्स हैं, जो कि आपके पास जैसे कि इस्लाम में डिफरेंट फ़िरके जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय सम बाय अ रिलीजियस पर्सनालिटी। इन द सेम वे क्रिश्चियन रिलीजियस ऑर्डर्स आर इंस्पायर्ड बाय द, जिसमें आप ऑगस्टिनियंस की बात कर रहे हैं, दैट आर इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सेंट ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो, ठीक है। हिप्पो इट्स द सिटी ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो जिसमें राइट नाउ इट्स कॉल्ड अल्जेरिया, ठीक है। और वहाँ पे तो लाइक ही वॉज द फॉलोअर ऑफ ऑगस्टीनियंस।
और फिर ऑगस्टिनियंस मोनेस्टरी में वो एंटर हो गए, एंड वहाँ पर वो लाइक when he entered there he actively engaged in the study of variations, heredity and evolution. उन्होंने देखा कि भाई पी प्लांट, राइट, जो वहाँ पे गार्डन में लगे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि पी प्लांट जो है वो किस तरीके से लाइक देर देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पी प्लांट, किस तरीके से एक टॉल पी प्लांट आपके पास शॉर्ट पी प्लांट को बना रहा है। तो उन्होंने उस सब को डिस्कस किया, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा, राइट। तो उन्होंने उनको देखने के बाद उन्होंने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो उन्होंने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने दिया, राइट। मेंडल गेव थ्री मेन्स लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये उन्होंने फोकस करने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था, and he experimented on 28,000 pea plants, right? 28,000, इससे आप पता लगा सकते हो कि कितनी मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर जब पैदा होता है चमन में, जब जाकर पैदा होता है चमन में कोई दीदावर पैदा, आई थिंक इस तरह का कोई शेर है, अभी जहन में नहीं है, बट मेहनत करनी पड़ती है ना। 28,000 पी प्लांट पे उन्होंने काम किया था 11 सालों के लिए, तब जाके उनको पता लगा था। और जो उन्होंने 28,000 पी प्लांट पे जो उन्होंने काम किया, उसमें से 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को उन्होंने स्टडी किया, राइट। 7 फिनोटाइप्स को उन्होंने, 7 पेयर ऑफ फिनोटाइप्स को, ये बात ज़्यादा लिख लेनी है, 7 पेयर मीनिंग से 14, टोटल नंबर ऑफ 14 ट्रेट्स, अगर हमसे कुछ आ जाए कितने ट्रेट्स, देन 14 ट्रेट्स, और अगर पेयर में आ जाए तो 17 पेयर ऑफ फिनोटाइप्स को उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। वो पेयर क्या थे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ सीड, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लावर की पोजीशन, राइट। उन्होंने और लाइक पी की शेप, सीड्स की शेप, तो उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, और फाइनली ही उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, and he also gave the idea of dominance and dominant and recessive alleles, right? So yeah, he was he was a religious person, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ना, he was a religious person। हमारे यहाँ पे लोगों में ये पर्सपेक्टिव है कि एक बंदा अगर रिलीजियस हो सकता है देन वो एक साइंटिस्ट नहीं हो सकता, और अगर साइंटिस्ट है तो वो रिलीजियस नहीं हो सकता। हालांकि ये बात टोटली गलत है। लाइक न्यूटन क्या था, न्यूटन ही वॉज अ एक्सट्रीमली, लाइक ही वॉज डीपली रिलीजियस, राइट। तो आइजैक न्यूटन, आपके पास ग्रेगर मेंडल, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यार। आपने इन सब ने, दे वर रिलीजियस एंड दे वर साइंटिस्ट एज वेल, ठीक है। तो लाइक मेहनत करने से और सोचने से जो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, अल्लाह ताला कहते हैं ना, सोचने वालों के लिए हम दुनिया नहीं देते हैं, ठीक है, ढूंढने वालों को हम दुनिया नहीं देते हैं। तो लाइक अगर कोशिश की जाए, सोचा जाए, ध्यान लगाया जाए, देन अल्लाह ताला तो सारे राज खोल देता है। जैसे इकबाल का शेर भी है ना, कशिश का राज हविदा किया ज़माने पर, लगा के आईना अकल दूरबीन मैंने। इस सेंटेंस में लाइक इस शेर में इकबाल कहना चाह रहे हैं कशिश का राज मीनिंग जैसे ग्रेविटी का राज, न्यूटन ने ग्रेविटी का राज जो है आपके पास अपनी अकल का आईना लगाकर उन्होंने डिस्कवर कर दिया, रिवील कर दिया, राइट। द सीक्रेट ऑफ एट्रैक्शन ग्रेविटी वॉज रिवील्ड। क्या असीर शुआओं को बरके मुस्तर को, राइट, बना दी गैरत जन्नत ये सरे ज़मीं मैंने। अच्छा, इसी के बावजूद आपके पास ह्यूमन इंटेलेक्ट और साइंस ने आपके पास जो नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसको हेल्प, ह्यूमन इंटेलेक्ट ने, ह्यूमन इंटेलिजेंस ने, ह्यूमन आईक्यू और क्रिएटिविटी ने इन नेचुरल फोर्सेस की मदद से अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया, राइट। लेकिन अब इकबाल एक बहुत तकलीफ दे आखिर में शेर कहते हैं, मगर खबर ना मिली आह राय राजे हस्ती की, क्या खद से जहां को तहे नगी मैंने। मीनिंग टू से, बट लाइक आई कुडेंट फाइंड द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। मैंने इतना सब कुछ कर लिया, मैंने नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर लिया, मैंने द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स उसको रिवील कर लिया और रिवील कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माई इंटेलेक्ट, विद द हेल्प ऑफ माई ब्रेन, राइट। बट आई कुडेंट फाइंड द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। Like using intellect, I explored the whole universe layer by layer, but I am not able to find कि मैं आखिरकार बना क्यों हूँ,
मेरी एग्जिस्टेंस का सीक्रेट आखिर क्या क्या है। बट अगेन इसमें भी बंदा सोचा जाए तो अल्लाह ताला उस पर भी राज खोल देते हैं कायनात के, ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं हम। बट ये पर्सपेक्टिव निकालना चाहिए, यू कैन बी अ रिलीजियस एंड यू कैन बी अ साइंटिस्ट एज वेल। जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फिनोटाइप जो उन्होंने डिस्कस किए थे वो आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें सारे डिटेल नहीं कर रहा, आप इसको रीड कर लेना। फॉर एग्जांपल सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप उन्होंने देखा था कि भाई जो डोमिनेंट है वो करेक्टरिस्टिक जो है, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, आगे आगे भी आ रहा है, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बट आई थिंक एट दैट पर्टिकुलर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आप एफएससी में, क्योंकि एफएससी करके आए हो, तो आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम आगे जो मेंडल के लॉ डिस्कस करेंगे उसमें डोमिनेंस और रिसेसिव को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, टेंशन ना लो। तो ये समझ लो कि जो एली है ना, एक जीन है उसकी डिफरेंट वर्जन हैं, उसको एली कहते हैं। वो एली दो तरह की हो सकती है, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो जो सीड शेप है, उस जो पी प्लांट का जो सीड है उसकी जो शेप है वो राउंड हो सकती है या वो रिंकल्ड हो सकती है। ठीक है, रिंकल्ड हो सकती है। सीड कलर आपके पास येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। फ्लावर कलर आपके पास पर्पल या वाइट। तो ये आपके पास 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं जो आपने डिस्कस किए थे। फ्लावर पोजीशन एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है। नाउ एक्सियल का क्या मतलब है? एक्सियल का मतलब है कि लाइक आपके पास ऑन एक्सिस में प्रेजेंट होगी ना। टर्मिनल का मतलब प्रेजेंट है कि टर्मिनल्स में होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पी प्लांट है, तो उसके एंड में ये फ्लावर लगा हुआ है एट पर्टिकुलर एट टर्मिनल पोजीशन। ये आपके पास ये आपके पास फ्लावर है एट टर्मिनल पोजीशन। तो ये रिसेसिव ट्रेट था पी प्लांट में कि फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे थे। और एक्सियल पोजीशन में जो आपके पास ट्रेट था वो आपके पास डोमिनेंट था। राइट, ये आपके पास पत्ते हैं, ठीक है, and this is the flower at axial position. This flower is not at terminal position but axial position. And plant height tall 2 मीटर और dwarf में आपके पास 20 से 25 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ये आपने ये चीज़ें देख लेनी है। अच्छा, जब इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कवर की और इन्होंने अपने लाइक लेक्चर भी दिए, इन्होंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास दो ऐसे प्लांट जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट के साथ हैं, मतलब कि एक प्लांट टॉल है एक प्लांट शॉर्ट है, उन दोनों को आप क्रॉस करवाते हो, उन दोनों को आप, और उन दोनों का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस आप चेक करते हो। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टू प्रूव हिज रिजल्ट कि भाई ये ट्रेट डोमिनेट है, ये रिसेसिव है, ये इस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेरा प्रूव हो रहा है। उन्होंने दिए थे इन 1850s। लेकिन उनका जो काम था उसके बावजूद वो ज़्यादा इंटेंशन और ज़्यादा अटेंशन रिसीव नहीं कर पाया था, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट लोग ग्रेविटी के ऊपर सारे लोग उस टाइम ग्रेविटी और लाइक इन चीज़ों में सारे मसरूफ़ थे, तो इसलिए उनका काम ज़्यादा इंटेंशन नहीं सीख कर पाया था। एंड प्लस जिस मैगज़ीन में, जिस पेपर में उन्होंने अपना काम पब्लिक किया था मेंडल ने, राइट, वो लाइक मशहूर नहीं थी इतनी। अगर कोई मशहूर मैगज़ीन में कोई मशहूर मशहूर लाइक मशहूर किसी पेपर में आप पब्लिक करते तो वो अटेंशन सीख भी करता। इसी को कहते हैं ना कि आपके पास अगर आपने बिजनेस करना है, अगर इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं होना चाहिए, यू मस्ट हैव द प्रॉपर मार्केटिंग स्किल कि आपका प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुंचे भी। कैपिटल भी आपके पास है, आपके पास प्रोडक्ट भी आपका अच्छा है, बट यू डोंट हैव दी सफिशेंट मार्केटिंग स्किल, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता। तो यही मेंडल के साथ भी हुआ था, उनको सही तरीके से या गाइडेंस नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो रह गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ यहाँ पर मैं रह गई है, जो उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड जो उन्होंने स्टडी किए थे ना, कहाँ गए या ये उन्होंने स्टडी किए थे। दे वर प्रेजेंट ऑन एंड लोकेटेड ऑन 4 आउट ऑफ 7 पेयर ऑफ पी क्रोमोसोम, पी प्लांट क्रोमोसोम। मतलब कि पी प्लांट में आपके पास टोटल 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसे आप रट्टा लगा सकते हो कि 7 कंट्रास्टिंग पेयर को उन्होंने स्टडी किया था, और 7 आपके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 14 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम्स हैं एक पी प्लांट में। उनमें से जो उन्होंने ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट को जो उन्होंने स्टडी किया था, वो आपके पास 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे। वो जो कि जो क्रोमोसोम्स लाइक नहीं थे इंक्लूडेड, ये हमें बाद में पता लगा ना, मेंडल को ऑफ कोर्स नहीं पता था कि कितने क्रोमोसोम्स हैं इसमें,
कौन से ट्रेट कौन से क्रोमोसोम पे है, ये तो भी बाद में जब हमने इसको डीप अच्छे तरीके से स्टडी किया तो हमें पता लगा, लेकिन मेंडल को नहीं पता था। तो मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट जो उन्होंने जिसके ऊपर फोकस वो कर रहे थे, वो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आउट ऑफ दी 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पी प्लांट में प्रेजेंट थे। जो क्रोमोसोम नहीं थे इंक्लूडेड वो आपके पास 2, 3 और 6 क्रोमोसोम्स, दे दीज वरंट प्रेजेंट, लाइक दीज क्रोमोसोम्स वरंट इन्वॉल्व। अच्छा, ये ट्रेट्स आपके पास क्वालिटेटिवली डिफरेंट फिनोटाइप्स को शो कर रहे थे, ठीक है। लाइक दीज ट्रेट्स आर शोइंग क्वालिटेटिवली डिफरेंट फिनोटाइप्स। इसका क्या मतलब है? क्वालिटेटिवली डिफरेंट फिनोटाइप का मतलब है, लाइक क्वालिटेटिव का मतलब होता है बेस्ड, लाइक नॉट क्वालिटेटिव में हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे होते, राइट। जब हम कहते हैं ना क्वान वी आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिवली, दिस इज एक्सप्लेन लाइक दिस, ठीक है। क्वालिटेटिवली मीनिंग टू से आप उसमें लाइक उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आप उसकी काइंड के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आप अमाउंट के बारे में नहीं लेकर आते, आप स्टैट्स के बारे में नहीं डिस्कस करते, आप नंबर्स के बारे में डिस्कस नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि ये प्लांट इतना लंबा है, इतना टॉल है, इतना इसकी विड्थ है, इतने नंबर ऑफ प्लांट मेरे पास हैं, नहीं। आप उसमें डिस्कस करते हो कि भाई लाइक कौन सा ट्रेट है, ये प्लांट टॉल है या शॉर्ट है, आप उसको एक्सप्लेन करते हो उसकी बेस्ड अपॉन इट्स काइंड। वो सीड्स येलो हैं या ग्रीन्स हैं, वो सीड रिंकल्ड हैं या फिर तो आपके पास राउंड है, राइट। तो क्वालिटेटिवली लाइक कैटेगोरिकल ट्रेट्स, तो डार्विन ने आपके पास क्लासीफाई किया था और स्टडी किया था लाइक उन ट्रेड्स को जो कि आपके पास क्वालिटेटिवली डिफरेंट फिनोटाइप शो करते थे। क्वालिटेटिवली डिफरेंट फिनोटाइप मीनिंग से एक प्लांट शॉर्ट है, एक प्लांट हाइट, उसकी हाइट डिफरेंट है, कुछ फ्लावर में, कुछ प्लांट में, पी प्लांट में फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल में, कुछ में एक्सियल है, राइट। इसके बरक्स होता है क्वांटिटेटिव में होता है बेस्ड अपॉन अमाउंट और मेजरमेंट्स कि कितना लाइक, और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं वो आपके पास कॉन्टीन्यूस वेरिएशन को शो कर रहे होते हैं। हमारे पास दो है ना, डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन और कॉन्टीन्यूस वेरिएशन। अब लाइक ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट जब आप ये फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ, तो ये जो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन जो है ये आपके पास कहाँ से आ रही होती है, ये आपके पास क्वालिटेटिव ट्रेड से आ रही होती है। और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं वो आपके पास डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन को शो करते हैं, ये इस तरह से डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस, दिस इज शोन बाय क्वालिटेटिव ट्रेड्स, ठीक है। तो लाइक जैसे कि एग्जांपल क्वालिटेटिव में आ जाएगी हाइट, वेट, लाइक एक्सेट्रा। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। तो मेंडल ने आपके पास जो स्टडी किए थे ट्रेड्स दैट वर लोकेटेड ऑन 4 out of 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ही फोकस्ड ऑन दी क्वालिटेटिव ट्रेड्स, ठीक है, कंट्रास्टिंग पेयर जो उन्होंने स्टडी किए थे। नंबर 1। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेंडल की ये जितनी भी थी जो ये इन्होंने जो ट्रेड्स ये किए थे, और मेंडल ये ट्रेड्स है ना फिनोटाइप, ये फिनोटाइप को कोई जीनोटाइप कंट्रोल कर रहा है, कोई पर्टिकुलर जीन कंट्रोल कर रही है। दीज जीन्स वर शोइंग लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रही थी। मीनिंग टू से दीज जीन्स वर नॉट लिंक्ड, लिंक जीन्स नहीं थी ये बात हमने अच्छे तरीके से याद रख ली है। और लिंक जीन्स क्या होती हैं, लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं, वो हम आगे जाके क्रॉसिंग ओवर में डिस्कस करेंगे, बट ये दो चीज़ अपने अपने जहन में अभी फ़िलहाल रख लो। तो दैट वाज दी रीजन मेंडल का वर्क वाज अनरिकग्नाइज, राइट, क्योंकि आपके पास अगेन प्रिंटिंग प्रेस तो आपके पास 15वीं सेंचुरी में आ गया था, जिसकी वजह से आपके पास मैस कम्युनिकेशन हुई थी। बट इन 19th centuries आपके पास जो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और साइंटिफिक जर्नल्स थी वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मेंडल के टाइम में आपके पास जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स थे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर रहे थे, लेकिन जो साइंटिफिक आइडियाज़ थे वो स्टिल स्प्रेड होते थे स्लोली एज़ कम्पेयर टू टुडे, क्योंकि आपके पास अगेन आइडिया नहीं थी। तो 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने इंडिपेंडेंटली, मतलब कि ये तीनों एक ग्रुप में काम नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं समझना कि एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक ग्रुप में काम नहीं कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली अपने अपनी जगहों पर 19th century में अपने अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव ह्यूगो डेवरीज, कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए ह्यूगो डेवरीज? आपके पास ह्यूगो डेवरीज, कार कॉर्डन, एंड द लास्ट वन इज एरिक वन चरमाक। एरिक वन चरमाक, दिस इज द गाय। और ये आपके पास ग्रेगर मेंडल। तो आपके पास जो ये 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूरो डेवरीज जो कि डच साइंटिस्ट थे,
अब आई थिंक बॉटनिस्ट थे, आपके पास कार्ल कॉलिन जो कि जर्मनी से थे, दिस इज़ कार्ल कॉलिन, और आपके पास जो चरमाक थे वो आपके पास ऑस्ट्रिया से ही थे, वो आप मेंडल के ही आपके पास इलाके से थे, ऑस्ट्रिया से। अच्छा, ये तीनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे मेंडल के काम को, कि मेंडल ने लाइक क्या काम किया हुआ है। तो जब इन्होंने सब तीनों ने राइट 19th सेंचुरी में जब ये देखा कि भाई मेंडल जो काम करके गया है हमारे रिजल्ट भी उससे मैच कर रहे हैं, राइट, देयर इज सम सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन आवर रिजल्ट एंड दी वर्क दैट मेंडल हैज़ डन। तो फिर उसके बाद अगेन जब उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया और तीनों साइंटिस्ट ने जब एक ही बात की कि भाई इस तरीके से मेंडल ये बात कह चुके हैं, तो आपके पास मेंडल का काम फिर देखो मरने के बाद, कभी कभार यही होता है कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, तो ये बड़ी बात होती है, राइट। तो आप ये देख लो बंदा काम कर, आप ऐसा काम करके गए हो कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखे रहें, यही आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए ना, राइट। तो वो फौत होने के बाद उनको रिकग्निशन मिली इतनी, आफ्टर 34 years, एंड दैट्स समथिंग वेरी सैड भी, लेकिन आखिरकार मिली तो सही ना। अंत भला तो सब अच्छा, ठीक है, अंत भला तो सब भला, राइट, यही सेंटेंस था। तो फिर उन्होंने ये सारी की सारी, ये तो एक छोटी सी हिस्ट्री होगी, बट लेट्स मूव ऑन, कि उन्होंने जो पी प्लांट, जो पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, राइट। एक साइंटिस्ट की एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना। पी प्लांट उन्होंने पीसियम सैटियम जो उन्होंने सेलेक्ट किया था, जो कि आपके पास फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट की फैमिली से ताल्लुक है ना। आपके पास दो प्लांट की फैमिली थी, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आपके पास नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट को होते हैं, राइट, और एंजियोस्पर्म आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में आपके पास पी प्लांट था। उन्होंने क्यों इसको डिस्कस किया, देयर आर मल्टीपल रीजंस, जो मैंने 3-4 लिखी हैं, आपके पास जब बुक रीड करोगे आपको पास सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। नंबर 1 तो ईजी टू ग्रो था, राइट, आपके पास गमलों में भी पॉट्स में भी आप इजीली उसको, ग्राउंड में भी, या फिर तो आप इसको ग्रो करवा सकते हो। शॉर्ट लाइफ साइकिल, 60 days का छोटा सा लाइफ साइकिल है। आपके पास पी प्लांट जो है आपके पास सेल्फ पॉलिनेटिंग है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही प्लांट में आप स्टिग्मा से पॉलन्स ले रहे हो और उसको आप एंथर से पॉलन ले रहे हो, आप इसको स्टिग्मा में ट्रांसफ़र कर रहे हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, दैट सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर वो डिफरेंट प्लांट हो जाए तो आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। तो दोनों पॉसिबल थी। इट पोजेसेस डिस्टिंक्ट एंड कंट्रास्टिंग हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स, और ये हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स जो थे वो ईजिली और लाइक आप इसको इसको व्यू करना इन फिनोटाइप्स को, वो भी इजी था। आप आराम से बता सकते हो कि भाई ये प्लांट टॉल है, ये शॉर्ट है, ये जो सीड है ये राउंड है और ये रिंकल्ड है। कोई मतलब कि ये नहीं है, कोई ग्रे एरियाज नहीं है कि हाँ भाई ये राउंड भी हो सकता है, ये व्रिंकल की कैटेगरी में भी आ सकता है, ये दरमियाना है, ऐसा कोई नहीं था। वो क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। तो ये मेंडल एक लाइक लकी थे, क्योंकि ना ये मेंडल लाइक आप ये देखो ना, लक भी डिपेंड करता है आपको, ये तो कहते हैं दुआएं काम आती हैं, क्योंकि मेंडल ने जो जीन स्टडी की थी वो सारी की सारी जीन्स अनलिंक थी, लाइक जीन्स दे शो लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो लिंक जीन्स नहीं थी। अगर वो लिंक जी, उनको क्या पता था कि लिंक जीन्स क्या होती हैं और लाइक लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं, उनको नहीं पता था। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है, ही वॉज अ रिलीजियस पर्सनैलिटी, तो अल्लाह ताला हो सकता है उनसे खुश हो, राइट। अब अच्छा, अब ये भी नहीं है कि एक बंदा अगर कामयाब हो रहा है तो इसका मतलब गॉड उससे खुश है, इसका मतलब ये भी नहीं है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जो इतना लक है, लक लक प्लेज एन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आपने पूरा साल एम डी कैट की मेहनत की, बट एम डी कैट के पेपर के दौरान आपको, आप ड्यू टू एनजाइटी, ड्यू टू स्ट्रेस, आप पेपर नहीं कर पाए सही तरीके से, तो आप पूरे साल, आपको कोई नहीं पूछेगा पूरे साल आपने कितनी मेहनत की थी, नहीं, आपको रिजल्ट देखा जाता है, राइट। तो लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, यहाँ पे जो कार्ल कॉलिन है ना, ये इसके बारे में आप इनके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको क्यों कहता हूँ कि चीज़ों को कंपाइल किया करो। अभी देखना कंपाइल किस तरह से करेंगे। कार्ल कॉलिन का नाम आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ा है। नंबर 1 तो ही वॉज द साइंटिस्ट जो कि जिन्होंने हु वॉज इन द ग्रुप जिन्होंने रीडिस्कवर किया था इंडिपेंडेंटली, हु रीडिस्कवर वर्क ऑफ मेंडल, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सपेरिमेंट किया था। ये लिख लो सारी चीज़ें, आई एम नॉट, चलो मैं लिख देता हूँ। तो ये आपके पास रीडिस्कवर वर्क ऑफ मेंडल भाई, आपके पास नंबर 2 इंडिप
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। एंड अगेन इन्होंने ये जो सेंट्रल लॉ ऑफ क्रोमोसोम्स इन हेरिडिटी वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय हिम। ये आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक में आपके पास मिलेगा, पीटीबी में। दिस क्रोमोसोम्स प्ले अ सेंट्रल लॉ इन हेरिडिटी, दिस वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल कॉलिन। ये सारी चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं कि अब मेंडल ने क्या क्या काम किए थे। अच्छा, जो इनहेरिटेंस है एक सिंगल ट्रेट की, इन मेंडल ने दो काम किए थे। सबसे पहले उन्होंने सिंगल ट्रेड की इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था, फिर उन्होंने दो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस पे वो आ गया था। वो हम सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एक सिंगल ट्रेड मतलब कि एक ही ट्रेड को हम देख रहे हैं, या प्लांट एक बड़ा एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, दैट्स इट। हम इसके अलावा किसी और ट्रेड को देख भी नहीं रहे, अगर है भी सही तो हम नहीं देख रहे, ठीक है। हम सिर्फ एक ही ट्रेड को देख रहे हैं, भाई हाँ ये प्लांट शॉर्ट है, ये हाइट में शॉर्ट है, ये टॉल है, मैं बस ये टॉलनेस और या शॉर्टनेस जो है मैं इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं फोकस कर रहा हूँ। तो सिंगल ट्रेड में उन्होंने जो सिंगल ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस थी, जो ये भी एक मेजर सक्सेस था मेंडल का, कि वो लाइक चीज़ों को कॉम्प्लेक्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे थे, वो आसान कर रहे थे, ठीक है। पहले उन्होंने एक ही ट्रेड पे फोकस किया, फिर एक ट्रेड को जब उन्होंने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, देख लिया, फिर उन्होंने दो ट्रेड पे गए, ठीक है। मतलब कि उन्होंने लाइक आप एक साइंटिस्ट की स्ट्रैटेजी देखो कि आपने चीज़ों को कितना सिंपल कर रहे हैं एक सिंगल ट्रेड को। ये ही एंड दैट वाज वन ऑफ द सक्सेसेस ऑफ मेंडल। तो उन्होंने लाइक जिसकी वजह से आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस बने। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपके पास दो इंडिविजुअल को आप क्रॉस कराते हो जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेड पर ही डिफरेंट कर रहे होते हैं, मतलब कि बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, सिर्फ एक ट्रेड डिफरेंट है, एक फिनोटाइप डिफरेंट है। हम टॉलनेस और शॉर्टनेस की बात करें तो एक प्लांट शॉर्ट है, एक टॉल है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। ये इस तरह का जो आप क्रॉस करवाओगे और उसकी वजह से आप जब ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे, आप जब उसको देखोगे, राइट, तो वो होगा आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपके पास क्या आ जाता है, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आ जाते हैं। बाकी सारी सारी चीज़ें, बाकी सात में से बाकी दो डिसिमिलर हैं, बाकी पांच ट्रेड्स सिमिलर हैं, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपके पास दो चीज़ें हमने पता लग गई हमारे पास। एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, जिसको प्योर लाइन भी कहते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वो होता है जो कि हमेशा जब आप क्रॉस करवाओ, जब उसको सेल्फ पोलिनेशन करवाओ, तो वो आपके पास सेम फिनोटाइप वाले ऑफरिंग दे। पी प्लांट को जब आप उसी एक उस जैसे सिमिलर फिनोटाइप के प्लांट को, जो कि ट्रू ब्रीडिंग होगा, आप उसको क्रॉस करवाओगे, उसकी वजह से आपके पास जो सीड मिलेंगे आपको, वो सीड जब आप दोबारा से ग्रो कराओगे, जो ऑफरिंग आपके पास जो उस प्लांट का बच्चा जो होगा, आप ग्रो जब उसको करवाओगे, वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा एज कम्पेयर व्हेन यू कंपेयर इट विद योर विद द पेरेंट्स, ठीक है। तो वो होगा ट्रू ब्रीदिंग प्लांट, जो हमेशा सिमिलर आपके पास ऑफस्प्रिंग को दे। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, डिसिमिलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास दो उन ऑर्गेनिजम्स को, दो इंडिविजुअल को क्रॉस करवा रहे होते हो जो कि आपके पास जिनमें कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स होती हैं, राइट, जो दोनों सिमिलर नहीं होते, दैट्स हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिड क्रॉस में आपके पास बनता है। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखो, सबसे पहले ना मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की मदद से, मतलब कि एक ऐसा प्लांट जो आपके पास एक ही पर्टिकुलर ट्रेट में डिफर कर रहा है, शॉर्टनेस या टॉलनेस, हाइट के बेस पे, एक प्लांट टॉल है, एक शॉर्ट है। टॉल प्लांट कितने होते हैं, 2 मीटर लॉन्ग, राइट, अभी हमने डिस्कस किया। उन्होंने सिर्फ एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब उन्होंने देखा, और जब उन्होंने हाइब्रिड प्लांट बनाए, हाइब्रिड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो प्लांट में जो जो ट्रेट है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हाइब्रिड बनेगा ना प्लांट। हाइब्रिड जब आपके पास ऑफस्प्रिंग बने, ठीक है, उस हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जब आपके पास बने, तो वो आप और जब उन जो एफ वन फिनोटाइप आई, बल्कि हम ना पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें समझ आएगी ये वाली बात। उसके बाद हम ना ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आ जाते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले सिंगल ट्रेड पे ऊपर बात की थी। मेंडल ने जो सिंगल ट्रेड में जो उन्होंने पेरेंटल फिनोटाइप थी, जो पेरेंटल प्लांट्स थे, वो अकबर प्योर ब्रीडिंग थे, प्योर ब्रीडिंग प्लांट थे, ठीक है। मतलब कि जब आप उन्हीं प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करवाते थे अपने ही अंदर, लाइक सेल्फ पॉलिनेशन उनकी अंदर करवाते थे, तो हमेशा प्लांट उन जैसा ही बनता था, उस जैसा ही बनता था। मेंडल ने क्या किया, दो प्योर ब्रीडिंग प्लांट को क्रॉस करवाया। दो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट थे,
एंड होमोजाइगस रिसेसिव, इन दोनों, ये दोनों ट्रो ब्रीडिंग थे। होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, ये लाइक आप में ये वाली चीज़ तो एफएससी में आपने पढ़ी होगी, लेकिन चलो रिवाइज करवा देता हूँ। ये आपके पास है ना, दो, एक जीन्स हैं, उसकी दो एलीज हैं, राइट। ये जीन है, उसकी दो एलीज हैं। फॉर एग्जांपल ये जीन है आपके पास स्किन कलर की, ये स्किन कलर की, उसकी दो वर्जन्स हैं उसके। एक है आपके पास कैपिटल लेटर से आप शो कर रहे हो, एक स्मॉल लेटर से शो करते हो। जो कैपिटल लेटर से आप जो शो करते हो ना, उसको वो होता है डोमिनेंट, मतलब कि ये डोमिनेंट एली है। और जो स्मॉल से शो करते हो उसका मतलब होता है रिसेसिव। इसका मतलब है, मतलब कि आपके पास ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये उस जीन का लोकस है, स्किन कलर की जीन। अच्छा, जो एक क्रोमोसोम है उस पे जो स्किन कलर की जीन है वो कैपिटल एस है और एक है स्मॉल एस है। अब दो एलीज आ गई हैं, एक कह रही है जो स्मॉल एस है वो शॉर्ट, वो डार्क स्किन कलर के लिए दे रही है, फॉर एग्जांपल डार्क स्किन कलर, और एक है जो कि कह रही है आपके पास फाइन स्किन कलर। अब दोनों एलीज आ गई हैं। अब आप बताओ कौन सा जो ऑफरिंग होगा उसमें क्या वो फाइन कलर्ड होगा या वो डार्क कलर्ड होगा। इट डिपेंड्स अपॉन डोमिनेंस, कौन सी डोमिनेंट एली है, इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा ताकतवर है। सादी जुबान में जो ताकतवर है उसको डोमिनेंट कर देते हो, क्यों? क्योंकि वो अपना इफेक्ट शो करती है। तो इन दोनों में से जो डोमिनेंट है वो वाला स्किन कलर आएगा, और डोमिनेंट इसमें फाइन कलर है, तो ऑफस्प्रिंग में आपके पास फाइन कलर्ड स्किन देखने को मिलेगी। और जो स्मॉल है वो आपके पास रिसेसिव है, वो अपना इफेक्ट शो नहीं करवाएगी। और रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इफेक्ट अपना शो करवाती है इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अब ये होमोजाइगस रिसेसिव क्या है? अच्छा, इसी वजह से आपके पास दो आपके पास चीज़ें बनती हैं, एक होती है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस। अच्छा, जो होमोजाइगस है इसमें आपके पास सेम, आपके पास या दोनों की दोनों उस जीन की एलीज या डोमिनेंट है या दोनों की दोनों रिसेसिव है। हेट्रोजाइगस में आपके पास डिफरेंट आ जाता है, एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है, दैट्स हेट्रोजाइगस। तो ये कंडीशन तो क्लियर होगी ना, ये तो लाइक बेसिक्स थे जो कि आपको एट दिस पर्टिकुलर लेवल यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो होमोजाइगस में आगे पास अगर उस जीन के एली दोनों के दोनों डोमिनेंट हो, मतलब कि दोनों के दोनों ही जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फिनोटाइप है, जैसे ऐसे ऐसे याद रख लो, जो ताकतवर है, जो अगर आ गया तो वो अपेयर होगा ही होगा, वो शो हो, या फिर तो दोनों के दोनों रिसेसिव। और रिसेसिव जो आपके पास एली होती है वो अपना इफेक्ट कब शो करती है? हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। मतलब कि दोनों उस जीन की दोनों एलीज जो कि दोनों क्रोमोसोम पे हैं वो दोनों की दोनों रिसेसिव हो, तभी वो शो करेगी, क्योंकि वो ताकतवर है ही नहीं। कोई एक भी डोमिनेंट आ गया तो वो डोमिनेंट एली जो है वो अपना इफेक्ट शो करेगी। मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ मेरा स्किन कलर वो डार्क हो, तो मैं दोनों क्रोमोसोम पे मुझे उस एली है उसको छोटा रखना पड़ेगा, तब भी मेरा स्किन कलर डार्क होगा, बिकॉज डार्क स्किन कलर की जो जीन है मेरी बॉडी में वो क्या है? रिसेसिव है, राइट। तो ये आपने याद रख लेना। तो उन्होंने लाइक प्योर ब्रीडिंग थे, मतलब कि होमोजाइगस रिसेसिव को जब आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ पॉलिनेट करवाते थे तो हमेशा प्लांट आता था, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते थे तो हमेशा प्लांट आपके पास बनता था होमोजाइगस रिसेसिव, शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट हाइटेड प्लांट फॉर एग्जांपल हम। और होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट को जब सेल्फ पॉलिनेट करवाते थे हमेशा जो प्लांट प्रोड्यूस होता था वो आपके पास टॉल प्लांट होता था। ये दोनों प्योर ब्रीडिंग थे, मेंडल ने उन दोनों को क्रॉस करवाया। और होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या है आपके पास? ये क्योंकि डोमिनेंट टाइप को शो कर रहा है। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब ये, राइट। जब इन दोनों को जो उन्होंने क्रॉस करवाया, वो जो आपके पास एफ वन जनरेशन जब बनी, फर्स्ट फीटल जनरेशन, F1 जनरेशन मतलब कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। एफ वन का क्या मतलब है? वन का मतलब है फर्स्ट, एफ का मतलब है फीलियल जनरेशन, या फिर तो इसका मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। आपने दो को क्रॉस कराया, जो पहला बच्चा पैदा हुआ, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये था आपके पास हेट्रोजाइगस। कैसा हेट्रोजाइगस था? आपके पास पुनेट स्क्वायर आपने ड्रा करना पड़ेगा। जब उन्होंने पनेट स्क्वायर जब उन्होंने बनाया था, पनेट स्क्वायर बनाना आता है ना, लाइक आप क्या करते हो, ये आपके पास जीनोटाइप है, राइट, दीज टू आर दी जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप की वजह से आपके पास जो गेमीट बनेंगे वो कौन से बनेंगे? एक ही तरह के गेमीट बन सकता है,
आपके पास जब ये सेग्रीगेशन होनी है ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, ये अली एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ये अली एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ये इस तरह से है, दो क्रोमोसोम्स हैं, राइट, ये भी इस तरीके से। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ये दोनों ने सेग्रीगेट होना है, राइट, सेपरेट होना है ना, यही तो होता है मियोसिस की तरह में। तो सेग्रीगेट जब होंगे तो आपके पास एक आर आ जाएगा, एक यहाँ पर एक आर आ जाएगा, इसी तरीके से एक सेल में आपके पास स्मॉल आर चला जाएगा, एक सेल में स्मॉल आर चला जाएगा, ये। तो आप पनेट स्क्वायर में आप क्या करते हो, सादी ज़ुबान में, ऊपर आप लिख लो मेल की तरफ से जो गेमीट्स आई हैं, पेरेंटल मेल, पेरेंटल जीनोटाइप लिख लो ऊपर, और नीचे ही यहाँ पे साइड में लिख लो मटरनल, ठीक है, मटरनल। अच्छा, अब उसके बाद आप या आप वहाँ पे लिख लो एक ये है, ये क्या हो गया, चलो, आपके पास एक आर है मेल की साइड से, ये दो आपके पास आई हैं, और फीमेल की तरफ से मटरनल साइड से ये आई हैं। अब आपने क्रॉस करवाना होता है, आर आर से मिलेगा, ये आर इस आर से मिलेगा, राइट, ये आर इस आर से मिलेगा, ये आर इस आर से मिलेगा, तो आपके पास हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग आपके पास पैदा हो गए। तो यहाँ तक समझ आ गया ना पनेट स्क्वायर किस तरह से ड्रॉ करना है। पनेट स्क्वायर होता है, पुनेट या बाकी कोई प्रोनाउंसिएशन गलत है, पनेट स्क्वायर। ये पनेट स्क्वायर आपके पास आर सी पनेट ने दिया था, राइट, एंड उन्होंने काफ़ी लेटर्स भी दिए थे इन द 1900s, जो कि आपके पास कंफर्म, और इन्होंने भी हेल्प किया था इन ऑर्डर टू इन इन कंफर्मिंग द वर्क ऑफ मेंडल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने फेडल में लिखी हुई थी। तो जब मेंडल ने जब दो प्योर ब्रीडिंग प्लांट को, जो होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करवाया, जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ वो हेट्रोजाइगस था। अब ये सोचो कि मेंडल देख रहा है प्लांट को, ठीक है, मतलब कि ये टॉल प्लांट है, ये आपके पास शॉर्ट प्लांट है, टॉल शॉर्ट। इसकी वजह से जो आपके पास बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे टॉल थे। क्यों सारे के सारे टॉल थे, 100% टॉल क्यों थे, 100% टॉल थे क्योंकि सब में जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, क्योंकि और डोमिनेंट हमेशा एली अफेयर होती है, तो सारे के सारे टॉल आपके पास प्लांट थे, ठीक है। अब मेंडल ने F2 जनरेशन बनाई, सेकेंड फीटल जनरेशन जब उन्होंने बनाई, तो इन्होंने इन्हीं को आपस में दोबारा से सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। मतलब कि आर इन्हीं ऑस्प्रिंग को आप में दोबारा से जब उन्होंने क्रॉस करवाया, दोबारा से पनेट स्क्वायर ड्रॉ करो, ये क्रोमोसोम पे, ये क्रोमोसोम पे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस दे विल सेग्रीगेट, और आपके पास ये एक आर होगी, ये एक आर आ जाएगा, राइट, ये एक आर, ये आपके पास स्मॉल आर। ये आपके पास जब इस तरह से बनेगा, आप पनेट स्क्वायर बनाओ, अब यहाँ पे बना लेते हैं। ऊपर आप मटरनल लिख लो, आर स्मॉल आर, नीचे आप पेरेंटल मटरनल लिख लो, जिस तरह से करना चाहते हो। अब यहाँ पर जो है ना बात ख़राब हो गई। अब आप ये देखो, मैंने होमोजाइगस रिसेसिव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी, हो सकता है आगे आ जाए तो हम डिटेल से उसको कर लेंगे। यहाँ पर एक आ गया होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट, ठीक है, होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट, एक आ गया होमोजाइगस डोमिनेंट, दो आ गए हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, वो भी डोमिनेंट है क्योंकि डोमिनेंट एली है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट का एक प्लांट था, इसके दो प्लांट, और आपके पास एक आ गया आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव, एक आ गया। अच्छा, एक यहाँ पे जो एक डब्बा है ना, उसका मतलब होता है 25%, मतलब कि जितने भी आपके पास ऑफरिंग आए हैं उनमें 25%, ये एक एक का मतलब ये नहीं लेना, 25%। अच्छा, अब इसमें रिजल्ट को इंटरप्रेट करो। सबसे पहले रिजल्ट को इंटरप्रेट किस तरह से करोगे आप, ये दो में आपके पास डोमिनेंट एली है, तो ये मतलब कि 3 आउट ऑफ 4 जो हैं वो आपके पास टॉल प्लांट्स हैं, और एक में ही होमोजाइगस रिसेसिव है, तो 1 आउट ऑफ 4 जो है आपके पास शॉर्ट प्लांट है। मेंडल इसको देख रहा था, मेंडल ने लिख दिया कि 3 आउट ऑफ 4 या फिर तो 75% ऑफ ऑल द ऑफस्प्रिंग आर टॉल प्लांट, और 1 आउट ऑफ 4 या 25% आर शॉर्ट प्लांट। मेंडल ने तो ये देखा था। बाद में हमें पता लगा, जब बाद में हमने इसको डिटेल से देखा,
ने उसको लाइक स्टडी किया, पनेट स्क्वायर आया, हमने देखा कि होमोजाइगस डोमिनेंट जो है आपके पास, जो जीनोटाइप, जो रेशियोज आप हम लिख रहे होते हैं, दो तरह की रेशियो हम डिफाइन कर रहे होते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ। एक होता है जीनोटिपिक रेशियो, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो में आप लगा रहे होते हो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग कितने प्लांट टॉल हैं, कितने शॉर्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो कितने प्लांट टॉल थे, वो थे 3:1 आई थी, राइट। 3 टॉल हैं, एक शॉर्ट हाइटेड है। जीनोटाइपिक रेशियो है कि क्योंकि एक 3 प्लांट टॉल तो हैं, लेकिन उन 3 प्लांट की जीनोटाइप आखिर क्या है। तो आपने कहा था कि एक उन तीन प्लांट में से एक प्लांट जो है वह आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, राइट। लेकिन वो क्योंकि डोमिनेंट एली है तो वो टॉल प्लांट को ही शो कर रहे हैं, और एक जो है आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव है जो कि आपके पास शॉर्ट हाइटेड को दे रहा है। तो ये रेशो आपने याद रखनी है एमसीक्यूज में अच्छे तरीके से। जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि जीनोटिपिक रेशो क्या होती है और फिनोटिपिक रेशो क्या होती है, राइट। तो ये मेंडल ने डिस्कस किया। अब मेंडल ने ये देखा कि भाई मैंने तो प्योर ब्रीडिंग प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया था, राइट। लेकिन अब प्योर ब्रीडिंग मैंने दो ऐसे प्लांट जो कि हमेशा जब मैं उनको उनके अपने अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन करवाता था तो वो अपने जैसे ऑप्शनिंग देते थे। लेकिन जब मैंने दो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट को आपने लाइक दो आपके पास ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को, प्योर ब्रीड्स को आप मैंने जब क्रॉस करवाया तो हमारे पास कुछ मिक्स ट्रेट आए, कुछ आपके पास टॉल आया, कुछ शॉर्ट आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी प्रोसेस हुआ है ड्यूरिंग, अभी तो हमें पता है ना सेग्रीगेशन हुई है आपके पास, जो दो एलीज हैं, हमने एक प्लांट लिया था टॉल, एक लिया था शॉर्ट, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। मेंडल को तो नहीं पता कि होमोजाइगस रिसेसिव क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है। मेंडल को किस तरह से पता लगेगा वो प्योर ब्रीड है? क्योंकि मेंडल ने 28,000 प्लांट पे काम किया हुआ है। वो बार बार करके देखते थे कि हाँ इस प्लांट को मैं दोबारा से सेल्फ पोलिनेट करवाता हूँ तो मेरा इसी हाइट का प्लांट पेपर प्रोड्यूस होता है, तो मतलब कि ये प्योर ब्रीड है। मैं इसको जैसे ही अपने अंदर सेल्फ पोलिनेट करवाऊंगा ये प्योर ब्रीड देगा। तो एक ट्रेट हो गया। दूसरा ट्रेट उन्होंने इसी के साथ होमोजाइगस रिसेसिव वाली कंडीशन में भी किया। और जब आप जीनोटाइप में भी देखो तो होमोजाइगस डोमिनेंट किस तरह से प्रूव होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट आर, जब आप इसको आपस में क्रॉस करवाओगे हमेशा आपके पास टॉल हाइटेड प्लांट आएंगे। शॉर्ट होमोजाइगस रिसेसिव, आपस में क्रॉस करवाओगे आपके पास हमेशा शॉर्ट हाइटेड प्लांट आएंगे। इसलिए ये ट्रू ब्रीडिंग थे, राइट। हालांकि कुछ मेंडल ने देखा होगा, मेंडल ने लाजमी इस तरह का भी कंडीशन केस आया होगा कि मेंडल ने देखा हो, ये मेंडल को लगा हो कि इस तरह का जीनोटाइप, मेंडल को जीनोटाइप तो पता नहीं है, मेंडल फिनोटाइप देख रहे हैं, ये टॉल हाइटेड प्लांट है भाई, ठीक है। मेंडल ने जब आपस में, मेंडल को लग रहा है कि ये प्योर ब्रीडिंग है, मेंडल ने जब आपस में जब इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो ऑफस्प्रिंग में आपके पास 3 जो हैं आपके पास आगे टॉल, एक आ गया शॉर्ट, ठीक है। मतलब कि ये प्योर ब्रीडिंग नहीं है, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग हमेशा टॉल ऑफस्प्रिंग नहीं दे रहा। मेंडल ने इस तरह से देखा। मेंडल ने फिर ये देखा कि लाइक दो ट्रेड थे मेरे पास, एक टॉलनेस का था, एक शॉर्टनेस का था। ये दो एलीज जो हैं इनको नाम उन्होंने दिया था बाद में, लाइक अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो दो एलीज हैं जो एक ट्रेड के हैं, मतलब कि हाइट, वो आपके पास ड्यूरिंग द एनी प्रोसेस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, अभी तो हमें पता है ना ड्यूरिंग टाइम ऑफ मियोसिस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, जब उन्होंने एक दूसरे से दूर दूर होना है, एक दूसरे से अलहदा होना है और ये डिसाइड होना है कि कौन सा ऑफस्प्रिंग, क्या ऑफस्प्रिंग टॉल होगा या क्या ऑफस्प्रिंग शॉर्ट हाइटेड का होगा, ये दोनों सेग्रीगेट हुए हैं, राइट। ये दोनों एक दूसरे से अलहदा हुए हैं और इसी तरह से उन्होंने नाम दे दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, राइट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, अभी हम चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जो ईच ट्रेट है जो आपके पास, जो आपके पास जो दो कंट्रास्टिंग एलीज हैं, राइट, वो आपके पास पेयर ऑफ एलीज जो हैं आपके पास उस ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म आपके पास इनहेरिट करता है, एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती हैं। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, जब आपका मियोसिस होती है, जब आप क्रॉसिंग करवाते हो, जब आप मेटिंग करवाते हो, तो ये दो एलीज आपके पास सेपरेट हो जाती हैं। मतलब कि एक एली है टॉलनेस की, एक है आपके पास शॉर्टनेस की। ये दोनों आपके पास, ये दो एलीज हैं, ये दोनों आपके पास एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी, मतलब कि एक साथ अपेयर नहीं होंगी, एक दूसरे से अलहदा होंगी। और
बाद में आगे जो उन्होंने दूसरा देखा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था कि ये दोनों जब अलहदा हो रही हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, एक दूसरे के मतलब कि लाजम ये वाली जो टॉलनेस की जो एली है वो इसकी अपेयरेंस को इफेक्ट नहीं कर रही और शॉर्टनेस की इसकी अपेयरेंस को इफेक्ट नहीं कर रही, ये सेग्रीगेट हो रहे हैं। और ये रैंडम असॉर्टमेंट की वजह से, रैंडम असॉर्टमेंट होनी है ना क्रोमोसोम की, रैंडम असॉर्टमेंट की वजह से हो सकता है गेमीट में आपके पास टॉल हाइटेड वाली एली आ जाए, हो सकता है शॉर्ट हाइटेड वाली एली आ जाए, ये डिपेंड करता है। दैट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के उन एक जीन की जो एलीज हैं, राइट, वो सेग्रीगेट होंगी, अलहदा होंगी, और ऑफस्प्रिंग में ये एक रैंडम चांस होगा कि ऑफस्प्रिंग चाहे टॉल भी हो सकता है चाहे शॉर्ट हाइटेड का भी हो सकता है। आई एम वेरी होपफुल, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की एटलीस्ट कोशिश तो की है, राइट। तो उन्होंने कहा था कि भाई मेंडल कंक्लूडेड जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, फॉर एग्जांपल राउंडेड या व्रिंकल सीज, वो कंट्रोल होता है स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से, मतलब कि स्पेसिफिक जीन्स की वजह से, और मेंडल ने उनका नाम दे दिया था एलिमेंटेंस का। मेंडल ने एमसीक्यूज है, एलिमेंटेंस, मेंडल ने जीन का नाम क्या दिया था, एलिमेंटन। बाद में जाके विलियम जॉनसन ने इनको नाम दे दिया था जीन्स का, ठीक है। और एक ही जो द ओनली वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर इज पास ड्यूरिंग गेमीट, ठीक है। मेंडल ने देखा था ना कि जीन है, एलिमेंट, एक एलिमेंट है, उन्होंने देखा था, उन्होंने वो इस तरह से सोच रहे होंगे ना, एक एलिमेंट है यार, एक है टॉल हाइट, एक है शॉर्ट हाइट, ठीक है। अब टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट का जो फैक्टर है ना, वो सेग्रीगेट हो जाता है, तब मतलब कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन वो दोनों अलग-अलग हो जाते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग में आएगा, जो सीड आप में बनेगा, वो डिपेंड करता है, वो टॉलनेस का भी आ सकता है, शॉर्टनेस का भी आ सकता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से, अब इस तरह से आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने दे दिया था, जिसको अभी हम स्टडी करके आए हैं अच्छे तरीके से। डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या मतलब है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव जो हमने ट्रेड के बारे में डिस्कस किया है कि वट, वैसे अभी तो हमने कर भी लिया है आप, लेकिन फिर भी डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट को हमेशा आप कैपिटल लेटर से लिखते हो, रिसेसिव को आप इन स्मॉल लेटर्स आप लिखते हो, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आप लिखते हो। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, एबल टू एक्सप्रेस इवन इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एली। अगर रिसेसिव उस जीन की रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट भी है, तब भी वो अपना डोमिनेंट जो एली जो है अपना इफेक्ट शो करेगी। अब ये अगेन होता है सिर्फ डोमिनेंस, लॉ ऑफ वो वाले केस में जब लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो हो रहा होता है। आगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट डोमिनेंस भी है और को डोमिनेंस भी है, उसमें केस डिफरेंट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं। रिसेसिव एली प्रोड्यूसेस phenotype only in presence of similar alleles या होमोजाइगस रिसेसिव, सादी जुबान में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। तो ये दो चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। अब आगे हम चलते हैं, जो मेंडल ने फिर उसके बाद मेंडल ने जब अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, तब मेंडल गए दो ट्रेड्स की तरफ। मेंडल ने दो प्लांट लिए। अब मेंडल ने जो पेरेंटल प्लांट लिया वो दो ट्रेट में डिफरेंट था, मतलब कि वो उनकी हाइट भी डिफरेंट थी, और फॉर एग्जांपल उनका जो सीड शेप थी, एक सीड शेप राउंड था, एक सीड शेप रिंकल था। ये दो ट्रेट मेंडल ने ऐसे प्लांट लिए जो ट्रू ब्रीडिंग ऑफ कोर्स नहीं थे। ट्रू ब्रीडिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, लेकिन मेंडल ने जो लिए वो ट्रू ब्रीडिंग थे। ट्रू ब्रीडिंग कब होंगे, जब दो ट्रेट ले रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल राउंडनेस को ले लेते हैं, राउंडनेस वाला ट्रू ब्रीडिंग तब होगा जब वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, जो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। हमेशा ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस में आ गया, ठीक है। होमो ट्रेट ट्रू ब्रीडिंग है तो वो होमोजाइगस में ही लिखोगे आप, ठीक है, होमोजाइगस है तो भी वो ट्रू ब्रीडिंग होगा। और दूसरा उन्होंने टॉलनेस वाले ले लिया, टॉलनेस वाले को हम लिख लेते हैं, ठीक है, टॉलनेस हम ट्रू ब्रीडिंग है, और ये कैपिटल टी शो कर रहा है टॉल हाइट, और स्मॉल टी शो कर रहा है शॉर्ट हाइट। ये ट्रू ब्रीदिंग प्लांट लिए पेरेंटल टाइप में। मेडल ने इन दोनों को क्रॉस करवाया, और पुनेट स्क्वायर इनका ड्रॉ कर लो। पुनेट स्क्वायर किस तरह से ड्रॉ करोगे आप, इसका पुनेट स्क्वायर यहाँ पे जो आपके पास बनेंगे दो, यहाँ पे आपके पास तीन बनेंगे ऑफ कोर्स।
एक ये कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी के साथ जुड़ सकता है, कैपिटल आर कैपिटल टी के साथ आ सकता है, ऐसे ही यहाँ पे भी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब पनेट स्क्वायर इसका ड्रॉ कर लो बस, सिंपल। टी टी राइट, आपके पास मीनिंग टू से पनेट स्क्वायर आपको ड्रॉ करना अच्छे तरह से आना चाहिए। ये आपके पास ड्रॉ होता है, सारे एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो F1 फीलियल जनरेशन आई थी वो आपके पास सारे के सारे टॉल और राउंडेड सीड के साथ है। मेंडल ने फिर दोबारा से इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, दोबारा से इनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। अच्छा, जब उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन करवाई इन्हीं की, ये आपके पास F1 जनरेशन थी, F1 फीलियर जनरेशन। F2 फीलियर जनरेशन जब बनी, यहाँ पे बननी है अभी। अब यहाँ पे ना गौर करो, एक फॉर्मूला भी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपके पास जीनोटाइप है। मेंडल को ये नहीं पता, मेंडल को पता है कि भाई प्लांट टॉल है और राउंडेड सीड के साथ है, मेंडल को ये पता है। अब यहाँ पर जो जीनोटाइप बन सकती है वो क्या बन सकती है, अब यहाँ पे गौर करना है आपने। चार तरह की मैप बनेगी, कोई इन्हीं चार से हमने आपके पास आगे हमने करना है। दो प्लांट है ना, तो दो प्लांट के साथ हमने क्रॉस करवाना है ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ याद रख लो, ये बारी बारी लेके चलते हैं। ये कैपिटल आर जो है कैपिटल टी के साथ जुड़ सकता है, ये कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ जुड़ सकता है, ऐसे ही है। ये स्मॉल आर कैपिटल टी के साथ आ सकता है, ये स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ आ सकता है। ये तीन आपके पास, ये चार आपके पास जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। ये चार जीनो टाइप ऑफ गेमीट्स हैं जो आपके पास बन सकते हैं, चार टाइप ऑफ गेमीट्स हैं ना, बन सकते हैं। ये चारों टाइप ऑफ जो गेमीट हैं जो कि बन सकते हैं, ये लाइक सेग्रीगेट होंगे ना, राइट। आप ये मैं साथ साथ क्यों लिख रहा हूँ, ये देखो, ये है, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक अली ये है, एक जीन ये है, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, एक जीन ये है, एक जीन ये है, और इसी के साथ साथ एक जीन ये है, एक जीन ये है। ये जीन फॉर एग्जांपल आर वाली है, इस आर की एक ये एक क्रोमोसोम में फॉर्म है, एक रिसेसिव क्रोमोसोम दूसरे यहाँ पे है। ये एक टॉलनेस वाली, एक टॉलने वाली है, एक शॉर्ट हाइटर वाली है। अब ये वाले क्रोमोसोम ये सारे के सारे एक साथ अपेयर होंगे, ये वाले एक साथ अपेयर होंगे। ऐसा क्यों होता है, ये लिंकेज की वजह से होता है। ये क्रॉसिंग ओवर में हम डिस्कस करेंगे, लिंकेज ग्रुप्स। ये दोनों जीन्स क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है ना, तो ये एक साथ अपेयर होंगी, ठीक है, एक साथ आएंगी। तो ये, लेकिन मेंडल जिस ट्रेट को डिस्कस कर रहे हैं, राउंडनेस को और टॉलनेस को, वो दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ये बात समझने वाली है। मतलब कि जो ये वाली एली है राउंडेड वाली और रिंकल्ड वाली, वो दोनों डिफरेंट पे हैं। जो टॉलनेस वाली है और जो शॉर्टनेस वाली है वो डिफरेंट पे है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लो अच्छे तरीके से। अच्छा, अब अगेन जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल मैंने दी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो लाइक ये हो गया। अब आप इसका पनट ड्रॉ करो, किस तरह से करोगे, इसी के साथ आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। और अब आप इसको सिंपल हर किसी के साथ लिखता जाओ और आपके पास सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। इस तरह से आपके पास जो आएगा वो आपके बुक्स में प्रेजेंट होगा। अब अगेन इसमें सारे लिखूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको करोगे, आपके पास जो सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पर, 16 कॉम्बिनेशन। इन 16 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके पास दोनों जो ट्रेट हैं वो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव हैं, दोनों के दोनों। तो 1/16 में आपके पास सिर्फ सिर्फ ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, 1/16, ठीक है। तो ये आपके पास लाइक जो इसकी वजह से आपके पास जो फिनोटिपिक रेशो बनेगी ना, फिनोटिपिक रेशो वो आपने आराम से देखनी, फिनोटिपिक रेशो वो बनती है 9:3:3:1, ये फिनोटिपिक रेशो है। 9 फिनोटाइप मतलब कि फिनोटाइप जो आपके पास आ रहा है, 9 जो है आपके पास राउंड और येलो सीड के साथ है, ठीक है। लाइक क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम यहाँ पे टॉलनेस को लेके चल रहे हैं, टॉलनेस को। लेकिन आपकी बुक्स में जो है ना, आपकी बुक में जो, उसमें आपके पास सीड कलर की बेस पर है, कलर, तो टी को कलर कह लो ताकि आपको आसाम से समझ आए, वरना टॉलनेस भी समझ आपको आ सकती है।
लेकिन क्योंकि अभी हमने समझना है इसलिए हम जो बुक में लिखा है उसको समझेंगे। तो 9 जो है आपके पास राउंड और येलो सीड के साथ है। आर जो है राउंडनेस और मतलब कि सीड का हम उसकी शेप और सीड का कलर के ऊपर देख रहे हैं। मतलब कि डोमिनेंट ट्रेड के साथ आपके पास 9 में से 16 है, ठीक है, फिनोटाइप के साथ। 3 जो है आपके पास, एक उसमें आपके पास डोमिनेंट है राउंड और एक आपके पास रिसेसिव है ग्रीन। 3 आपके पास रिंकल्ड है, मतलब कि एक रिसेसिव है और लेकिन डोमिनेंट जो कलर है येलो वो प्रेजेंट है। और सिर्फ एक है जिसमें आपके पास वो रिंकल भी है और वो ग्रीन भी है, मतलब कि 1/16। बस इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कितने सीड्स आपके पास राउंड और ग्रीन थे, आप लिखोगे 3/16, ठीक है। आप लिखोगे कितने रिंकल्ड येलो थे, आप लिखोगे 3/16। कितने आपके पास रिंकल ग्रीन थे, 1/16। कितने आपके पास राउंड और येलो थे, मतलब कि दोनों ही डोमिनेंट रेट था, 9/16। इस तरह के एमसीक्यू आ जाएंगे। और अगेन एमसीक्यू जो एग्जामिनर है वो आपके पास यही ट्रेड नहीं डिस्कस करेगा, मैंने इसलिए आपको याद रखना है। कोई भी कह सकता है, कोई एक ह्यूमन है, डार्क स्किन कलर के साथ है और एक उसकी आई कलर है, ये दो ट्रेड्स हैं, इन दोनों को आप क्रॉस करवाते हो, बताओ F2 जनरेशन में कितने जो है ऑफस्प्रिंग आपके पास डोमिनेंट, एक डोमिनेंट आई कलर के साथ और एक रिसेसिव स्किन कलर के साथ अपेयर होंगे, तो 3/16 आप लगाओगे, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है। तो ये आपने बस लाइक इसको बारे में आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना 16 कॉम्बिनेशंस, आपको किस तरह से पता लगेगा कि 4 टाइप ऑफ गेमीट फॉर्म हुए हैं आपके पास। ये 4 टाइप ऑफ गेमीट फॉर्म हुए हैं ना, इसका सिंपल फॉर्मूला है 2n। ये 2 जो n है ना, इसमें जो n है ना, n वो है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशंस। आपने सिर्फ ये देखना है हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन कितने हैं, उसमें आप लगा फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये आपके पास ये दो हैं, ये दो हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है ना, एक ये हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है, एक ये हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है। आप इसका मतलब दो हैं, तो आपके पास 2 पुट करोगे 2, आपके पास 4 आ जाएगा 4, मतलब कि 4 टाइप ऑफ गेमीट आपके पास फॉर्म हो रहे हैं। और कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे जब इन दो प्लांट को क्रॉस कराओगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास ये एक बहुत बड़ी उसने जीनोटाइप दे दिए, बताओ इसमें कितने टाइप ऑफ गेमीट फॉर्म होंगे जब गेमीटोजेनेसिस होगी, ये एमसीक्यूज दे दिए। 2n पुट करो, कितने हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है, हेट्रोजाइगस मतलब कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक दो, सिर्फ दो हैं, तो 2 4 टाइप ऑफ गेमीट आपके पास फॉर्म हो रहे हैं इस कंडीशन में। 4 टाइप ऑफ गेमीट, 4 टाइप ऑफ गेमीट हम फिजिकली देख भी लेते हैं। ये कैपिटल ए कैपिटल सी के साथ जुड़ सकता है और बाकी डी तो आपके पास सेम है, ये एक बनेगा। ये एक कैपिटल ए स्मॉल सी और बाकी आपके पास कंडीशन आपके पास सेम है, ठीक है, ये आपके पास हो सकती है। ये एक हो गया। दूसरा आपके पास कैपिटल सी, आपके पास ये कैपिटल सी जो है आपके पास, दूसरा आपके पास बी के अकॉर्डिंग होगा ना, बी के अकॉर्डिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, दूसरा आपके पास कैपिटल, ये स्मॉल बी मैंने लिखा है, ये कैपिटल ए है, क्योंकि मैं एक ही बात कर रहा हूँ, एक मिनट लिखने दो मुझे। ये रहा, या तो ये अब स्मॉल ए आपके पास कैपिटल सी के साथ जुड़ सकता है और डी दोनों सेम है, और स्मॉल है आपके पास स्मॉल सी और कैपिटल ई के साथ जुड़ सकता है। तो ये 4 टाइप ऑफ गेमीट आपके पास बन सकते हैं हमेशा, ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ गेमीट ही बनेंगे, इसके अलावा तो और बनेगा नहीं। तो ये इस तरह से कोई भी एमसीक्यू आ जाए, आपने बस हेट्रोजाइगस देखना है, कितने हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है इन दैट जीनोटाइप, और आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और इसको जब आप इन दो ऑर्गेनिज्म को जब आप क्रॉस कराओगे तो कितने कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप आपके पास आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास 16 कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट। अगर कोई है जिसमें 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ये है 3, तो इसमें 3 पुट करोगे आपके पास क्या आंसर आएगा, 8। 8 टाइप ऑफ गेमीट बन रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशन, 8 को 8 में मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 64 आएगा आंसर। मुझे मेरी मैथ पता नहीं क्या है, 1 मिनट देखने दो कैलकुलेटर, ये ना हो कि बेइज्जती हो जाए। 8 8 64, यस 64 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहे हैं। 8 टाइप ऑफ गेमीट बना भी लेते हैं, फिजिकली बना लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता ना, तो ये हमने शॉर्टकट देखना है। ए बनेगा कैपिटल बी कैपिटल के साथ, ये कॉम्बिनेशन, ये आपके पास बन सकता है, या फिर तो आपके पास एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। अब या फिर तो आपके पास
ये कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ मिले, या ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये 4 हो गए। इसी तरीके से 4 आपके पास होंगे बी के और सी के आपस में जो है उसके बाद कवर हो ही जाएंगे, तो 8 कॉम्बिनेशन आपके पास बनेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो मेंडल ने इंटरप्रेट किया क्या था? मेंडल ने ये इंटरप्रेट किया था कि ये दो एलीज, मैं दो अब कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को डिस्कस कर रहा हूँ, तो उन कंट्रास्टिंग ट्रेड को डिस्कस करने के बाद मेंडल को ये पता लगा कि भी वो दोनों अपेयर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कलर है, सीड की शेप है ग्रीन और सीड की शेप है एक बार राउंड और रिंकल, और सीड का कलर है येलो और ग्रीन, राइट, येलो और ग्रीन। अब ये दो ट्रेट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे, मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे कि दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हों, और दोनों एक दूसरे की लाइक इन द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस आपके पास एंड द टाइम ऑफ गिबेटोजेनेसिस एक दूसरे को इफेक्ट करें और एक दूसरे की अपेयरेंस को रोकें, सुप्रेस करें, मास्क करें। नहीं, आराम से भाई एक दूसरे से प्यार है, जो जो अपनी कैटेगरी की जीन है वो खुद सेग्रीगेट हो जाती है, आपस में पंगा नहीं लेती, और जो दूसरी कैटेगरी की जीन है जो आपके पास सीड शेप है एक सीड कलर है, वो दोनों आपस में प्यार मोहब्बत है भाई, आराम से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में आराम से जो है सेग्रीगेट होते हैं, और दे इज नो एंड वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ अदर जीन। दैट्स मेंडल को ये पता लगा। लेकिन अगेन एपिस्टेसिस में इससे उल्टा होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेंडल ने फिर नाम दे दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने दे दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस ईच पेयर ऑफ एलीज जो आपके पास हैं वो असॉर्ट होती है इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर ऑफ एलीज ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। दिस मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड डज नॉट इफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेड। आपस में प्यार मोहब्बत है भाई, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। ऑफ कोर्स लिमिटेशन क्या थी? ये सिर्फ और सिर्फ उन एलीज में आता है जो मैंने अभी बात की, जो कि आपके पास प्रेजेंट हैं ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर सेम क्रोमोसोम में तो जीन सारी की सारी लिंक्ड हो जाती हैं, ठीक है, और लिंक्ड जीन्स आपस में एक साथ पेयर होती हैं, और एक साथ पेयर होती हैं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कोई वेरिएशन नहीं आती, ठीक है। तो वो आपके पास जो टेबल है वो आपके पास रिजल्ट डिफरेंट आता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये आपने याद रख लेना है, नो नंबर क्रोमोसोम्स, और ये वही वाली बात होगी, ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन कर रहा है। और जितने भी ट्रेड जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे वो सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट थी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। इसलिए मैं कह रहा था लाइक लक जो है वो बहुत ज़्यादा एक बहुत मैटर कर रहा होता है, राइट, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो लिमिटेशंस क्या थी सारी की सारी मेंडल लॉ की? मेंडल लॉ सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल है, जो कि कंप्लीट डोमिनेंस को शो करें। ले लॉ सिर्फ और सिर्फ उन जीन्स पे जो अनलिंक्ड होती हैं। मेंडल ने जो कहा था कि एक जीन कंट्रोल करती है एक ट्रेड को, ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा ट्रू नहीं होता। मतलब कि प्लियोट्रॉफी में आपके पास एक जीन मल्टीपल ट्रेड को इफेक्ट कर रही होती है। एक होता है प्लियोट्रॉफी, के होता है पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारी जीन्स एक ट्रेड को इफेक्ट कर रही होती हैं, एक ट्रेड को कंट्रोल कर रही होती हैं, और प्लियोट्रॉफी में एक जीन बहुत सारे ट्रेड को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजी में आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन मेंडल ने कहा था कि एक जीन एक ट्रेड, हालांकि ये हमेशा बात ट्रू नहीं होती। मेंडल ने आपके पास मल्टीपल एलीज की बात ही नहीं की थी, मतलब कि एक जीन की एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी आपके पास फॉर्म्स हो सकती हैं, वर्जन हो सकते हैं, राइट। लेकिन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमेशा उस जीन के दो ही एलीज होंगे, या मल्टीपल एलीज में ब्लड ग्रुपिंग में हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, दे डू नॉट अप्लाई टू सेक्स लिंक ट्रेड्स। सेक्स लिंक में आपके पास नहीं थी, जो वो वाली जीन्स जो आपके पास एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं। मेंडल ने आपके पास सेक्स लिमिटेड या सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड ये क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। और आपके पास इनकम्प्लीट या को डोमिनेंस को कंप्लीट डोमिनेंस को इंटरमीडिएट डोमिनेंस को उन्होंने शो नहीं किया था। तो मेंडल ने आपके पास जो एक्सप्लेन किए थे मेंडेलियन ट्रेड्स को, अच्छा, ये आपके पास एक अलग से चैप्टर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके पास अलग से चैप्टर में प्रेजेंट है। बट अगेन हम चीज़ों को कंपाइल कर रहे हैं, और एक अच्छा टीचर चीज़ों को कंपाइल करता है, दैट्स द रीज़न आई एम कंपाइलिंग इट। ये वाला चैप्टर है आपके पास इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में है ही नहीं, ये सेकंड ईयर की बुक, ये फर्स्ट ईयर की बुक में है, ठीक है, पंजाब की। बट मॉर्गन ने जो आपके पास जब डिस्कस कर रहे होते हैं ना, मॉर्गन क्रोमोसोम और डीएनए वाले चैप्टर में, मॉर्गन एक्सप्लेन दैट मेंडेलियन ट्रेड्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज द क्रोमोसोम कैरिंग दोज जीन्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मेयोसिस। वहीं जो बात हम कह रहे थे मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये और मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कब आया था, मतलब कि मेंडल ने कब दिया था? इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसकी वजह से आपके पास
मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन बना था, मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपके पास बना था डाई हाइब्रिड क्रॉस की वजह से। ये वाला एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकता है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए, वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। अब हम अगले चैप्टर में डिस्कस करें, अगले लेक्चर में हम आपके पास मजीद आगे क्रॉसिंग ओवर है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ जिंक लिंकेज की, क्रॉसिंग ओवर की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी हमारे पास जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।